नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हो तुम लोग? ऑल वेल? ओके, ऑल वेल और नॉट वेल? So just a minute, we'll quickly start the class. Good evening, good evening. ओके, नए टॉपिक के साथ काफी जोशीले लोग दिख रहे हैं, नए लोग दिख रहे हैं मुझे आज की क्लास में, जो काफी दिनों से सो गए थे। ठीक है, वो आज जीवित हो गए हैं, वापस आ गए हमारी क्लास में। बहुत बहुत स्वागत, आपका अभिनंदन। और कई नए बच्चे भी जुड़ रहे होंगे आज के इस अलजेब्रा के चैप्टर के साथ, उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और आशा करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे। मैं तो अच्छा हूं यार, आई एम टू गुड। जस्ट होप कि हमारे बच्चे भी बहुत अच्छे होंगे। जब आप लोग खुश रहोगे तभी मैं खुश रहूंगा, है ना? ऑलराइट, समझे कि नहीं? तो तुम लोग का खुश रहना बहुत जरूरी है। ओके, नया टॉपिक है। यस, न्यू टॉपिक, वी आर गोइंग टू लर्न अलजेब्रा। हाँ जी, तो बस एक सेकंड में शुरू करते हैं क्लास को। जरा मेरा पेन डिसलोकेट हो गया, उसको पहले पता करने दो कहाँ गया, कहीं रखा होगा आगे पीछे। बस एक सेकंड दीजिए मुझे, मैं यही हूँ, पेन खोजता हूँ। मिल गया मिल गया मिल गया। बुक कब मिलेगी? क्लास के बाद बात करें बेटा इसके बारे में, ठीक है? अभी पढ़ाई शुरू कर लें सोमवार को। इतनी कम क्लास अलजेब्रा की क्यों? अरे शुरू होने दो यार, तुम भी शेड्यूल में ना देखा करो कितनी क्लासेस हैं। जब तक मन भरेगा नहीं मैं टॉपिक खत्म नहीं करता हूँ। इतना तो तुम मेरे बारे में जान गए होगे ना अभी तक, कि नहीं जान पाए अभी ये बात? ठीक है, क्लास कितनी होनी है नहीं होनी है मुझे ही डिसाइड करने दो। शेड्यूल में जाके चेक करके, अब शेड्यूल में तो नंबर सिस्टम की 11 क्लास थी, 19 क्लास हुई, तो फिर ठीक है, नंबर सिस्टम ने बोर कर दिया। नहीं, इतना जल्दी जिंदगी में बोर मत हो जाओ। इतना एक्साइटिंग टॉपिक है और अगर आप उसमें बोर हो गए तो भैया फिर तो बड़ी समस्या आ जाएगी बेटा। हाँ जी, कितना सीखे ये देखो। हर टॉपिक 2 दिन का नहीं होता है, कुछ टॉपिक में लंबा समय जाता है, बट उसमें आपने कितना सीखा है देखो। ओके, क्लियर? ऑलराइट, सो एनीवे, आज हम अलजेब्रा 1 की शुरुआत करेंगे। बहुत फंडामेंटल आज पढ़ने वाले हैं, बहुत ही सुप्रीमली फंडामेंटल शुरू में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा अलजेब्रा की। और अलजेब्रा में आपको पता है अलजेब्रा क्या होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं बीज गणित, राइट? बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बीज गणित। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं एक्स, इनको खूब भाव मिलता है। अंक गणित में तो आपने ये सीखा है कि कैसे एक्स नहीं मानना है, काम चला लेंगे। लेकिन अलजेब्रा में क्या होता है, एक्स की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। बहुत सारा वेरिएबल में खेल होता है। यहाँ कांस्टेंट के बजाय हम वेरिएबल में खेल खेलते हैं। जैसे हमने कहा x बराबर 5 है, तो आप कह रहे हो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है x की 5। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि y बराबर x है, इसका मतलब क्या होगा कि जैसे जैसे x बदलता रहेगा y बदलता रहेगा। तो हम बोलते हैं कि ये वेरिएबल है। x और y यहाँ दोनों क्या है? वेरिएबल है। तो जब अलजेब्रा की बात करेंगे तो वहां वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, x और y। तो बात करते हैं अब कि अलजेब्रा में आपको किस तरह की चीजें देखने को मिलने वाली हैं। तो सबसे पहले मैं आता हूं, जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण लेता हूं कि एक शब्द होता है बहुपद, पॉलिनोमियल। सुना है आपने? बहुपद, बहुपद का मतलब होता है, इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। इसका समझाते हैं इसका मतलब क्या है, पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा, आपने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ओके, तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है? इसको बोलते हैं रेखीय समीकरण, रेखीय समीकरण। तो मोस्टली आपका पाला रेखीय समीकरण से पढ़ चुका होगा बहुत बचपन में ही। जैसे मैं उदाहरण देता हूं कि अगर मैं लिखूं कि y इज इक्वल टू एक्स, तो ये एक रेखीय समीकरण है। और कैसे डिसाइड होता है कि लीनियर इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन बेसिकली क्या होती है? डिग्री 1 इक्वेशन होती है। अब मैं समझाता हूं डिग्री 1 क्या है। डिग्री 1 इक्वेशन, तो पहले डिग्री को समझते हैं कि व्हाट इज डिग्री। तो डिग्री का मतलब ये होता है कि जैसे आपने कोई इक्वेशन लिखी, इक्वेशन कैसे लिखी? y इज इक्वल टू एक्स, इसलिए इसको बोलते हैं इक्वेशन। ठीक, अब इसमें जितने भी वेरिएबल मौजूद हैं उनकी पावर्स देखिए। तो यहाँ 1 और 1 लिखा हुआ है। तो यहां पर आपने कहा कि मेरे पास जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। ये पावर 1 है। y इज इक्वल टू एक्स का मतलब क्या है कि इसकी पावर, x की पावर भी मैक्सिमम 1 है, y की पावर भी मैक्सिमम 1 है। तो अब सबसे पहले हम समझेंगे कि डिग्री 1 इक्वेशन का मतलब क्या होगा कि कोई भी टर्म, देखो ये एक टर्म है, y अपने आप में एक टर्म है, x अपने आप में क्या है? एक टर्म है। दो टर्म्स को मैंने इक्वेट किया। ऐसे अगर मैं आपके सामने एक समीकरण ऐसा लिखूं, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, राइट? ये भी क्या है? ये भी एक समीकरण है। इसमें जो वेरिएबल है वो है a
x है और y है, डिग्री क्या है इसकी 1 है, क्योंकि हाईएस्ट पावर किसी भी वेरिएबल की किसी भी टर्म में 1 होती है। जैसे मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिखूं ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो ये भी एक डिग्री 1 की इक्वेशन है, क्योंकि जो वेरिएबल मौजूद है वो x और y है और हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, इसको बोलेंगे डिग्री 1 इक्वेशन। तो सबसे पहले समझते हैं कि डिग्री क्या होती है। तो डिग्री का मतलब देखो क्या होता है कि हाईएस्ट वेरिएबल पावर इन इक्वेशन इन एनी टर्म। तो लेट्स से किसी इक्वेशन में बहुत सारे टर्म्स हैं, जैसे यहां पर एक टर्म इसको बोलेंगे, ये टर्म बी वाई से जुड़ा हुआ है और ये टर्म सी है। तो यहां पर जो वेरिएबल है मेरा एक्स वाई, इसमें आप हर एक टर्म को देखो, जैसे ए एक्स है, इसकी डिग्री क्या है 1 है, क्योंकि एक्स की पावर 1 है। बी वाई, वाई की डिग्री क्या है, पावर में हाईएस्ट 1 है तो 1 लिखेंगे। सी में कोई वेरिएबल नहीं, इसको 0 बोलेंगे। ये ध्यान से यहां लिख लो कि ए बी सी आपके कांस्टेंट टर्म्स हैं, मतलब कोई वैल्यू होगी, फिक्स वैल्यू होगी, ये वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है। तो हम किसी भी इक्वेशन को जब देखेंगे तो हम देखेंगे हर एक टर्म की डिग्री क्या है और उसमें हाईएस्ट क्या है। तो 110 का हाईएस्ट क्या है, 1 ही है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये इक्वेशन हमारी डिग्री 1 इक्वेशन है। क्या बोलेंगे, डिग्री 1 इक्वेशन। और डिग्री 1 इक्वेशन जो हमारी है ये रेखीय समीकरण या फिर लीनियर इक्वेशन कहलाती है। लीनियर है, पावर में हमेशा एक ही है, तो इसलिए लीनियर बोलते हैं। लीनियर बोलने का इसका एक कारण और भी है, वो भी मैं आपको समझाता हूं कि जैसे मान लिया आपके पास है y बराबर x, ये क्या है, ये भी एक लीनियर इक्वेशन होगी कि नहीं होगी, यस। अब इसको लीनियर बोला क्यों जाता है, इसका एक सिंपल सा कारण होता है कि अगर आप इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करें, राइट, जैसे आप ऐसा ग्राफ बनाते हैं कि इधर हम x रखेंगे और इधर हम क्या रखेंगे, y रखेंगे। तो जब भी आप y बराबर x का ग्राफ बनाओगे तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। आप x की वैल्यू रखते जाओ, y निकालते जाओ, तो ये y बराबर x की इक्वेशन होती है। ये चूंकि स्ट्रेट लाइन होती है, लीनियर होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। आप कोई भी ऐसी इक्वेशन लिख लो, आप ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 का जब भी ग्राफ बनाओगे तो ये हमेशा एक लीनियर इक्वेशन देगा। कैसा भी बने, ऐसा बने ऐसा बने, बट होगा एक लीनियर इक्वेशन ही, एक ऐसी ही लाइन बनेगी। ये बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कहलाते हैं कि लाइन है, ये एक रेखा है, रेखा की इक्वेशन कहलाती है, ठीक है, इसलिए हम इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक, अब आते हैं दूसरी इक्वेशन में जिसको हम बोलते हैं डिग्री 2 इक्वेशन। डिग्री 2 इक्वेशन का एक नाम और होता है, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, द्विघात समीकरण, राइट। तो जैसे मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं आपके सामने, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब आप कहोगे ये वाले टर्म की डिग्री 2 है क्योंकि x की पावर 2 है, ये वाले टर्म की डिग्री 1 है और ये वाले टर्म की डिग्री क्या है, 0। हमें हाईएस्ट डिग्री पकड़नी होती है किसी भी इक्वेशन में, तो हम बोलेंगे कि ये डिग्री 2 इक्वेशन है। क्या बोलेंगे इसको, डिग्री 2 इक्वेशन है। अब बहुत सारी ऐसी इक्वेशन हो सकती है जो डिग्री 2 इक्वेशन हो। आपका ये स्टैंडर्ड द्विघात समीकरण है, बट कुछ नॉन स्टैंडर्ड द्विघात समीकरण या डिग्री 2 इक्वेशन बन सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिख रहा हूं, बहुत गौर से देखना, ax प्लस bxy प्लस सी बराबर 0। यहां पर आपके एबीसी कांस्टेंट है, नियतांक है। एबीसी क्या है, नियतांक है, कांस्टेंट है। अब इसकी डिग्री 1 है, बट इस टर्म की डिग्री 1 नहीं है, 2 है, क्योंकि यहां जो वेरिएबल है x और y, इन दोनों की पावर एक एक है और गुणा है। तो हम ऐसे बोलेंगे कि वेरिएबल की पावर 1 है और एक दूसरा वेरिएबल भी मल्टीप्लीकेशन में है, एडिशन नहीं मल्टीप्लीकेशन में है। तो हमारे पास दो वेरिएबल्स हो गए जिनकी पावर 1 1 है, इसका जो प्रोडक्ट होगा वो एक तरह से वेरिएबल की पावर 2 हो गया। हमें एक्स और वाई को अलग अलग नहीं देखना है डिग्री निकालने के लिए, हमें ये देखना है कि दोनों वेरिएबल हैं और इनकी पावर 1 1 है, तो टोटल पावर कितनी हो गई, 2 हो गया। तो ये हमारे लिए डिग्री 2 इक्वेशन है, ये हमारी डिग्री 2 इक्वेशन है। डिग्री 2 इक्वेशन का मतलब किसी भी पर्टिकुलर टर्म में कम से कम 2 डिग्री मिले, चाहे वो वेरिएबल का प्रोडक्ट है। वेरिएबल डिफरेंट है तो ऐड कैसे होंगे, वेरिएबल नहीं ऐड हो रहे हैं रणविजय जी। आपको बस ये देखना है किसी भी टर्म में अगर दो वेरिएबल प्रोडक्ट में हैं तो वो डिग्री 2 की इक्वेशन हुई, बिकॉज वेरिएबल्स प्रोडक्ट में है। अगर मैं आपके सामने ऐसा लिखूं, ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी जेड बराबर 0, एबीसी कांस्टेंट है, आप कहोगे इस टर्म की डिग्री मिलेगी आपको 3, क्योंकि एक वेरिएबल का पावर 2 है इनटू एक वेरिएबल का पावर 1 है, 3 है। यहां पर इसकी डिग्री मिलेगी आपको 4 और यहां डिग्री मिलेगी 1, तो ओवरऑल डिग्री इक्वेशन की क्या हो गई, 4। तो आप कहोगे डिग्री ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो वेरिएबल जब भी प्रोडक्ट में होंगे तो उनका टोटल करके हमें डिग्री देखनी होती है। ये सिंपल सा तरीका है जो आपको समझना है। क्लियर है कि नहीं, यस, ऑलराइट। तो अभी हम लीनियर इक्वेशन में और गहराई में घुसें, इसके पहले कुछ बहुत फंडामेंटल डिग्री बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम आते हैं लीनियर इक्वेशन को थोड़ा और गहराई में मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है।
क्योंकि लीनियर इक्वेशन में सीखने को बहुत कुछ है अभी। तो जैसे आपके सामने एक ये क्वेश्चन है, देखिए पहला सवाल है, सभी लोग इस पोल में भाग लेके उत्तर बताएंगे मुझे। कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल मुझे दिया हुआ है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स प्लस 1। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? आप कहोगे एक ही वेरिएबल है, सब वेरिएबल में एक टर्म में एक ही वेरिएबल है, तो इसकी डिग्री आपकी दिख रही है 5 है, हाईएस्ट पावर 5 है एक्स की, जो कि एक वेरिएबल है, तो हम कहेंगे कि ये हमारी डिग्री 5 की इक्वेशन है। पॉलिनोमियल की डिग्री, बहुपद की जो डिग्री है वो हमारी 5 है। आपको एक और दिया है एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन आपको दिया है, बहुपद दिया हुआ है, और कह रहा है कि बताओ इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है। हाईएस्ट डिग्री और डिग्री एक ही बात होती है, एक एक्सप्रेशन की जो डिग्री है वो हाईएस्ट ही होती है। तो हाईएस्ट डिग्री पूछें, डिग्री पूछें, एक ही बात है। और आप कहोगे इसका जो उत्तर है वो है 6। क्यों 6 है? देखिए ये जो एक्स क्यूब वाई स्क्वायर है, इसकी डिग्री 5 है। एक्स वाई जेड की पावर 4, तो जेड की पावर 4 है, एक्स वाई एक एक है, मिला के कितना हो गया? 4 2 6 हो गया। एक्स और जेड क्या है? 2 है, और ये तो कांस्टेंट टर्म है 0, तो हाईएस्ट जो पावर बन रही है 6 बन रही है, तो मेरा आंसर कितना है? 6 हो गया। क्लियर? अब देखिए अगले सवाल का डिग्री से कोई लेना देना नहीं है। इस तरह के रैंडम प्रश्न भी कई बार आपके आ जाते हैं, जहां पर वो कह रहे हैं कि इस स्टार सिंबल का मतलब, ए और बी के बीच में अगर स्टार लगा है तो उसका ये मतलब है कि ये 3a माइनस 2b प्लस ab के बराबर है। तो आपको यहाँ 5 इंटू 6 दिया है, 6 इंटू 5 दिया, अगर इसकी वैल्यू बता दो। तो एक डिफाइन किया है इन्होंने कि भाई स्टार का मतलब ये है, तो 5 इंटू 6 और प्लस 6 इंटू 5 क्या होगा? तो आप यहाँ पर 5 इंटू 6 निकालिए पहले। तो 5 इंटू 6 की वैल्यू कैसे आप लिखोगे? 3 टाइम्स 5 3a, माइनस 2b तो 2 इंटू 6, प्लस a इंटू b तो 5 इंटू 6। तो टोटल जो वैल्यू निकल के आएगी, ये 5 दिया 15, 15 माइनस 12 और 12 प्लस 30, ये निकल के आई 45 माइनस 12 कितना होता है? 33, 33 के बराबर हो गया। फिर आप कहोगे 6 इंटू 5 आपके पास है, ये 6 स्टार 5 है, इंटू नहीं बोलना चाहिए मुझे, ये जो सिंबल है वो स्टार का सिंबल है, तो 6 5 स्टार 6 और 6 स्टार 5। तो 6 स्टार 5 अगर मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 3 इंटू 6 माइनस 2b, सो 2 इंटू 5 प्लस ए बी इज 6 इंटू 5। तो ये वैल्यू कितनी आई? 18 माइनस 10 प्लस 30, ये हो गया आपका 38। अब मुझे अगर इन दोनों को सम करना है तो मुझे करना है 33 प्लस 38, और 33 प्लस 38 कितना हुआ बेटा? 71। 71 आपका आंसर क्या है? सी। तो सी उत्तर आपका बिल्कुल 100% सही हो जाता है। ठीक है, सभी को ये क्लियर हुआ बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है अभी तक? तो ये बेसिकली कई बार सिंबल्स को डिफाइन कर देते हैं, ऐसा रीजनिंग में बहुत सवाल आता है। ठीक है, बट मैथ्स में भी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उन्होंने एक सिंबल को ही डिफाइन कर दिया कि सिंबल का ये मतलब है। ये आपने कैसे किया? मैंने कुछ नहीं किया इस सवाल में, मेरा कोई दिमाग ही नहीं लगा है। इस सवाल में इन्होंने पहले आपको डिफाइन करके बोला है कि भाई a इंटू बी, अगर दो वेरिएबल को मैं स्टार साइन से कंबाइन करूंगा तो इसका मतलब है a का 3 गुना कर लो, b का 2 गुना कर लो, a और b का गुणा कर लो। वेरिएबल में ए बी का प्रोडक्ट जब अलजेब्रा में ए बी लिखा जाता है तो उसका मतलब होता है a इंटू बी, ये होता है मतलब। ठीक है, नहीं ये कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है, आपको बताया गया है पहले कि अगर a स्टार बी लिखा है तो आपको क्या करना है। a स्टार बी का मतलब है 3 टाइम्स a, अलजेब्रा में 3a का मतलब होता है 3 टाइम्स a, 2 टाइम्स b का मतलब होता है b का 2 गुना, और a b का मतलब होता है a इंटू बी। अलजेब्रा में 3a का मतलब होता है 3 इंटू ए, 2b का मतलब होता है 2 इंटू बी, लाइक दैट। तो बस यही समझना है आपको कि अलजेब्रा के एक्सप्रेशन किस तरीके से कनेक्टेड होते हैं, बस। बाकी स्टार सिंबल उन्होंने डिफाइन किया है, हम उसका यूज कर रहे हैं बस। तो एक तरह से ए स्टार बी का ये मतलब है, हमने बस ए की जगह 5 बी की जगह 6 रखा, तो 5 तियां 15, 6 दूनी 12 और 5 छक्के 30। समझ में आया सभी को? तो इस सवाल में ज्यादा दिमाग मत लगा देना वरना गड़बड़ हो जाएगा सब। ठीक है, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है सर, ये आप कहां पहुंच जाते हो तुरंत ही एग्जाम में? पहली बात, अगर ये आने की संभावना 0 होती तो मैं क्यों कराता इस सवाल को? मैं मूर्ख नहीं हूं बेटा, समझे? मूर्ख नहीं हूं, मेरे क्रेडेंशियल थोड़ा देख लो, समझ में आ जाएगा कि मूर्ख तो नहीं हूं मैं, भले ही उस्ताद नहीं हूं, मूर्ख नहीं हूं। तो ये कैसा सवाल है? करा रहा हूं, सीख लो बस। ठीक है, हाँ जी। चौथा सवाल देखो, कि अगर मान लिया, देखो क्यों मैं बता रहा हूं, इसका कारण है। जैसे ये पी और यहां पर एक सिंबल दिया है क्रॉस का, पी क्रॉस क्यू। तो ये पी क्रॉस क्यू को उन्होंने डिफाइन किया है कि जब भी मैं ऐसा लिखूंगा तो विद द कंडीशन कि इसका मतलब आपको ये लेना है। तो आपको 9 क्रॉस 3 27 नहीं लिख देना है, आपको 9 क्रॉस 3 जो इन्होंने बताया मुझे उसके हिसाब से लिखना है। तो ये हो गया 9 प्लस 3 माइनस 9/3, 12 माइनस 3 कितना हो गया? 9 के बराबर हो गया, तो ये 9 के बराबर हो गया। ठीक है, हाँ जी, राइट। तो कुछ सवाल हो गए, अब मैं वापस आता हूं और 2-3 चीजें और बतानी है आपको। कितने लोगों ने पहले एक चीज कर रखी है जिसको आप पढ़ते थे करड़ी? करड़ी याद है?
सर्ट्स, राइट, रूट के सिंबल्स 9th क्लास में हम पढ़े थे, मुझे नहीं पता आप कब पढ़े थे पहली बार। तो करड़ी जो होती है, सर्ट्स जो होते हैं, ये क्या होते हैं पहले इसको समझते हैं। बहुत बेसिक बताऊंगा पहले। अगर मैं आपके सामने लिख दूं ऐसे √2, तो जब इसके पहले कुछ नहीं लिखते हैं तो इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट का सिंबल। तो इसका मतलब सिंपली होता है 2 की पावर 1/2। अब इसको जनरलाइज करके आप ऐसे देखोगे कि अगर मैं यहां a लिख दूं और यहां मैं m लिख दूं, इसको हम क्या पढ़ेंगे, mth रूट ऑफ a का mth रूट है, इसका मतलब होता है a की पावर 1/m। ये बात समझ लो सभी को, इसका मतलब होगा a की पावर 1/m। तो अगर मैं कभी भी आपके सामने ऐसा लिखूं कि मुझे यहां लिखना है लेट्स से 7 और यहां लिखा मैंने 5, तो ये हो गया 5th रूट ऑफ 7, इसको हम बोलेंगे 7 की पावर 1/5। ये बात सभी को समझ में आई कि नहीं समझ में आई? यस, ठीक है। तो ये एक छोटी सी बात समझना है। इसके अलावा कुछ और बातें समझनी है जो बहुत जरूरी हैं, क्योंकि अभी हम थोड़ा रेशनलाइजेशन भी आपको पढ़ाएंगे। उसके आने के पहले आप एक चीज और देख लो कि इसमें एक छोटी सी प्रॉपर्टी होती है। सर्ट्स और इंडिसेस की बात करते हैं। इंडिसेस का मतलब होता है पावर, इंडिसेस का मतलब होता है पावर, राइट। तो जैसे मेरे पास एक बेस है, मान लेते हैं ए, और मैंने यहां पर लिखा ए स्क्वायर, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है ए इंटू ए। इसको घातांक बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। ए स्क्वायर लिखा तो ए को 2 बार गुणा किया। अगर मैंने ए क्यूब लिखा तो इसका मतलब होता है ए को हमने 3 बार गुणा किया, राइट। अगर मैं आपके सामने लिखूं ए की पावर m, इसका क्या मतलब हुआ, ए को मैंने m बार गुणा किया। कितनी बार गुणा किया, m टाइम्स मैंने गुणा कर दिया। इसको मैं ए की पावर m बोलता हूं, ठीक है। अब कुछ बातें आपको समझनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत काम आएंगी। कि अगर मेरे पास एक ए की पावर m है और इसको मैं ए की पावर n से गुणा कर दूं, ए की पावर m को अगर मैं ए की पावर n से गुणा करूंगा तो इसको हम बोलेंगे ए की पावर m प्लस n। क्यों बोलेंगे, ऐसा क्यों हुआ, इसका प्रूफ बहुत छोटा सा है। आप कहोगे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ए को हमने कितनी बार गुणा किया, आप कहोगे m बार गुणा किया, बोलोगे। आगे इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ मैंने ए को n बार गुणा किया। तो क्या अगर मैं इन सभी को एक साथ देखूं, क्योंकि इनके बीच आपस में भी गुणा लगा हुआ है, क्या मैं ऐसा बोलूंगा कि इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि आपने ए को m प्लस n बार गुणा किया, यस या नहीं? इसलिए ये वैल्यू ए की पावर m प्लस n के बराबर होती है, ठीक है। इसको आपको डायरेक्टली यूज करना है। अभी मैं आपको ये समझा रहा हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या समझ में नहीं आया बेटा, सब कुछ लिख के बता रहा हूं मैं, आप बस फोकस रहोगे तो समझ में आ जाएगा। मैं कह रहा हूं आपने कहा ए की पावर 5 इंटू ए की पावर 6, आपने यहां इसका मतलब है ए को 5 बार गुणा किया, इसको ए को 6 बार गुणा किया और दोनों को आपस में गुणा कर दिया। इसका मतलब हो गया कि आपने ए को 11 बार गुणा किया। इसको आप सीधे लिख सकते हो कि ए और ए अगर बेस सेम है तो 5 और 6 जुड़ के यहां 11 हो जाएंगे। इसका सिंपल सा मतलब ये है। अगली प्रॉपर्टी को देखिएगा, मैंने कहा मैंने लिखा है एक, यहां m लिखा और यहां मैंने बटे ए की पावर n लिखा। इसका मतलब हो गया ए की पावर m माइनस n। इसको भी समझना बहुत सिंपल है। कैसे, मैं मान लिया आपसे बोल रहा हूं कि मैंने यहां लिखा है ए की पावर 5 और यहां नीचे डिवाइड कर दिया ए की पावर 3 से, राइट। तो इसका मतलब हुआ कि 3, देखो ऊपर हुआ ए की पावर 5 बार किया, ए इंटू ए आपने कितना किया, 5 टाइम्स किया। नीचे आपने क्या किया है, ए इंटू ए आपने कितनी बार किया है, आपने 3 टाइम्स किया है। अब आप मेरे को बताओ कि 3 बार ए, 5 बार ए से 3 ए कट जाएंगे, आपको अल्टीमेटली क्या मिलेगा, ए की पावर 2 मिलेगा। हुआ क्या है बेसिकली कि ए की पावर 5 थी, उसमें 3 कैंसिल आउट हो गए, यानी 3 न्यूट्रलाइज हो गए, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ए की पावर 2। इसलिए हम इस एक्सप्रेशन को ऐसा लिख सकते हैं कि ए की पावर m बटा ए की पावर n, ए की पावर m माइनस n के बराबर है। ए कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने यहां पर लिखा, मान लिया 17 की पावर 123 बटे 17 की पावर 101। इसका मतलब हो गया कि ये हो जाएगा 17 की पावर 123 माइनस 101, तो ये हो गया आपका 17 की पावर 22। ठीक है, समझ में आया आपको? एक चीज और भी आपको समझना है, यहां पर अगली चीज देखना बहुत गौर से, कि अगर मैंने कहा कि मेरे पास ए की पावर माइनस m है, इसका क्या मतलब हुआ। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत गौर से सुनिएगा इसको। ए की पावर माइनस m का क्या मतलब है, देखिएगा यहां पर ए की पावर माइनस m कैसे आ सकता है, ए की पावर 0 बटा ए की पावर m करने से। इसका मतलब ए की पावर 0 माइनस m ऐसे ही बनेगा, तभी तो ए की पावर माइनस m बनेगा। यस, ठीक है। अब ए की पावर 0 का मतलब पहले समझते हैं, क्या किसी भी चीज की पावर 0 क्या होती है, अगर ये समझ में आ जाए तो बात बन गई। तो देखो, किसी भी संख्या की पावर 0 को कैसे समझना है, आप मुझे बताओ कि मैं यहां आपके सामने लिख रहा हूं 2 की पावर 0, इसका क्या मतलब हुआ। आप कहोगे 2 की पावर 0 को हम ऐसे समझ सकते हैं 2 की पावर x माइनस एक्स। यस,
क्या ये वैल्यू 2 की पावर x बटे 2 की पावर x के बराबर हो जाएगी? भाई ये 2 की पावर x माइनस एक्स कैसे मिला होगा? मेरे पास 2 की पावर x बटा 2 की पावर x होगा, तभी तो ये 2 की पावर x माइनस एक्स बना होगा। क्या 2 की पावर x 2 की पावर x से कटेगा और 1 आएगा? तो किसी भी वेरिएबल की पावर अगर मैं 0 ले लूं तो ये आपका 1 के बराबर होता है। इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, मैं वहां पर भी अभी आऊंगा। इसके क्या एक्सेप्शंस होते हैं ये भी मैं आपको अभी समझाऊंगा। बट आपको अभी समझना है कि किसी भी संख्या की पावर 0 1 होता है, और क्यों होता है ये मैंने आपको अभी समझाने की कोशिश करी है। एक प्रूफ मैंने आपको दे दिया है, बट इसका वायलेशंस क्या है मैं बताता हूं, इसके एक्सेप्शंस भी हैं। तो उन एक्सेप्शंस को भी आपको समझना पड़ेगा कि कब हम नहीं बोलेंगे कि किसी संख्या की पावर जो है आपकी इस तरीके से होगी। तो अब एक बात आपको समझ में आ गई कि a की पावर 0 1 है, तो a की पावर माइनस m 1 अपॉन a की पावर m हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है सभी को कि a की पावर माइनस m को मैं 1 अपॉन a की पावर m लिख सकता हूं? इसका मतलब हुआ कि अगर मेरे पास मान लिया कहीं ऐसा आ जाए कि 5 की पावर माइनस 2, इसका सिंपल मतलब है 1/5 स्क्वायर, यानी 1/25, इसका ये मतलब है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सभी को? सिंपल तरीका है कि 5 की पावर माइनस 2 है तो इसका मतलब है 1/5 स्क्वायर। अब मैंने बोला कि जब a की पावर 0 1 होता है, a की पावर 0 1 होता है, तो इसका एक्सेप्शन क्या है? a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहां पर एक बात समझ लेना, 0 की पावर 0 क्या होता है ना, अनडिफाइंड होता है। ये बात बहुत गौर से आपको समझनी है। कुछ अनडिफाइंड फॉर्म्स हैं, उस अनडिफाइंड फॉर्म में एक अनडिफाइंड फॉर्म है 0 की पावर 0। 0 की पावर 0 डिफाइंड, नहीं इन्फिनिटी मत बोलना, इन्फिनिटी अलग चीज है और अनडिफाइंड अलग चीज है। ठीक है, 0 की पावर 0 अपरिभाषित है, नॉट डिफाइंड है। अगर मैं आपको ऐसा लिख के दूं कि 0 की पावर 0 इज a इंफिनिटी, b अनडिफाइंड, a इंफिनिटी b अनडिफाइंड, तो आपका जो आंसर होगा बेटा यहां पर वो होगा अनडिफाइंड। इंफिनिटी इज नॉट द करेक्ट आंसर। 0 की पावर 0 डिफाइंड ही नहीं है। क्या आप सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ जी, 0 की पावर 0 इज अनडिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, 1 की पावर 0 भी अनडिफाइंड होता है। 1, अगर कभी आपको ये फॉर्म मिल जाए 1/0, ये भी आपका अनडिफाइंड है। आपका 0/0 भी अनडिफाइंड है। तो ये कुछ फॉर्म्स हैं जो अनडिफाइंड है, जिनसे आपको अपरिभाषित वैल्यूज मिलती हैं, नॉट डिफाइंड, राइट, दे आर नॉट डिफाइंड। देखिए अनडिफाइंड क्यों है, ये एक्सप्लेनेशन मैं आपको अभी नहीं दूंगा, ये एक्सप्लेनेशन आपको मैं दूंगा ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री में मैं थोड़ा सा कुछ ग्राफ्स पढ़ाऊंगा और उसके साथ आपको अनडिफाइंड का पता चलेगा। आरती जी कह रहे 1/0 तो इनफाइनाइट होता है। जी नहीं आरती जी, आपने जहां भी इनफाइनाइट पढ़ा है गलत पढ़ा हुआ है। 1/0 अनडिफाइंड होता है, 0/0 भी अनडिफाइंड होता है, ये अनंत नहीं होता है। अनंत कुछ और चीज है। ठीक है, अनंत अलग चीज है, अनडिफाइंड अलग चीज है। अनडिफाइंड का मतलब ये डिफाइंड ही नहीं है, और अनंत का मतलब क्या होता है आपको पता है, कुछ जो बहुत बड़ा से बड़ा से बड़ा से बड़ा है। 0/1 बाकायदा डिफाइंड होता है, एक सारी संख्याओं को डिवाइड करता है, तो 0/1 इन्फिनिटी नहीं होता है। 0/1 तो बाकायदा 0 होता है, ये थोड़ा ना अनडिफाइंड होता है, परफेक्टली डिफाइंड है 0/1। ओके, 1/0 अनडिफाइंड है, 0/0 अनडिफाइंड है, 0 की पावर 0 अनडिफाइंड है। इस बात को गौर से ध्यान रखें। पहले तो 9th में बताया गया था हमें 1/0 इन्फिनिटी है, 9th में बताया गया होगा। वहां टीचर खूब गलत पढ़ाते हैं, क्योंकि समझाना उनको नहीं होता है। ठीक है, तो कुछ भी पढ़ा देते हैं, बट उसका ये मतलब नहीं है कि वो जीवन में आप उन्हीं का सत्य मान के चलते रहो। अरे यार कैलकुलेटर में भी इन्फिनिटी शो करता है, तो कैलकुलेटर से पढ़ लो ना, फिर मुझसे क्यों पढ़ रहे हो? अरे मैं बैठा हूं भैया, एक्सपर्ट हूं, भरोसा करो। डॉक्टर के पास पहुंच के नहीं बोलते हैं कि गूगल बोल रहा है कि मुझे कैंसर हो गया है, डॉक्टर को पता करने दो, गूगल से ना पूछो। गूगल में सिम्टम्स डाल के देख लो, हर सिम्टम्स का एंड रिजल्ट आएगा कि इससे कैंसर हो सकता है। ठीक है, समझे कि नहीं? तो पहले जो कह रहा हूं उसको सुन के मान लो, आगे बात करेंगे जब हम पढ़ाएंगे आपको, जब आपको पढ़ाएंगे त्रिकोणमिति, क्योंकि त्रिकोणमिति में जब हम बात करेंगे tan 90 की, तो tan 90 भी आपने पढ़ रखा है कि इन्फिनिटी होता है, वो भी गलत है। tan 90 भी अनडिफाइंड होता है। तो मैं बात करूंगा त्रिकोणमिति में, और वहां आपको परफेक्टली समझ में आएगा कि क्यों ऐसा होता है। ओके, वहां पर आपको सब समझ में आ जाएगा। अभी नहीं, अभी मुझे उसमें घुसना नहीं है ज्यादा, क्योंकि तब तक आपका दिमाग थोड़ा खुल जाएगा। तो त्रिकोणमिति में हम बात करेंगे कि अनडिफाइंड क्यों होते हैं, मैं आपको प्रूफ करके दिखा दूंगा, आपका हमेशा जीवन भर की क्लैरिटी मिल जाएगी। बट अभी के लिए आपको यह जानना है कि कौन से फॉर्म्स अनडिफाइंड लिखे हैं मैंने। 0 की पावर 0 अनडिफाइंड है, तो अलजेब्रा में इस बात का ख्याल रखना है हमें कि 0 की पावर 0 की बात हम नहीं करेंगे, वो अनडिफाइंड होता है। तो जब हम यहां पर लिख रहे हैं कि a की पावर 0 1 के बराबर है, तो हम a बराबर 0 नहीं ले रहे हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ भी होगा तो इट्स परफेक्टली 1।
किसी भी चीज की पावर 0 जो होता है वो हमेशा 1 होता है, ठीक है, एक्सेप्ट 0। ए की वैल्यू बस 0 नहीं होनी चाहिए। तो मोटा मोटा मामला आपको समझ में आया थोड़ा थोड़ा करके, राइट कि नहीं? अब यहां पर एक बात और समझनी है आपको। जैसे एक टर्म अगर मैं आपके सामने लिखूं ए की पावर m की पावर n, और एक टर्म आपके सामने लिखूं ए की पावर m की पावर n, ये दोनों चीजें सेम नहीं होती हैं, कंसिडरिंग कि हमारा a 0 ना हो और a हमारा 1 ना हो। क्योंकि a बराबर 0 ले लोगे तो पूरी चीज 0 हो जाती है दोनों साइड, फिर m और n से कोई लेना देना नहीं है। a को आप 1 ले लो तो पावर में कुछ भी रखोगे, ए की पावर ए को 1 ले लो, ए को बेस को 1 ले लिया, 1 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लो 1 ही रहेगा। लेकिन अगर हम ए 0 ना लें, ए हम 1 ना लें, तो उस केस में ये दोनों चीजें इक्वल यूजली नहीं होती हैं, ठीक है, राइट। मैं बताता हूं कि इन दोनों एक्सप्रेशंस का मतलब अलग अलग है। जब आप लिखते हो ए की पावर m की पावर n मैंने चढ़ा दिया, तो गौर से देखो, मैं ए की पावर m को थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं x, तो यहां आप बोलोगे कि आप बेसिकली x की पावर n कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो x की पावर n करने का मतलब क्या हो गया कि मैं x को n बार गुणा कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? यस। और हर एक x अपने आप में a को m बार गुणा करने से मिला है। तो आप कहोगे हर एक x क्या है? a मल्टीप्लाइड बाई m टाइम्स, यही होगा ना हर जगह। तो देखो हर x a को m बार गुणा करने से मिला है, और हमने उस चीज को n बार गुणा कर दिया है। तो ये वैल्यू जो टोटल आपको मिलती है बेसिकली ये a की पावर m इंटू n मिल जाती है। तो a की पावर m की पावर n का मतलब होता है a की पावर m की पावर n, अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो इसका मतलब होता है a की पावर m n। mn का मतलब है m इंटू n। mn अलजेब्रा में जब भी ऐसा लिखा जाएगा इसका मतलब होता है m इंटू n, तो mn इज m इंटू n। लेकिन जब हम बोलते हैं a की पावर m की पावर n, इसका मतलब कुछ अलग है। आप पहले m की पावर n की वैल्यू निकालेंगे और फिर उसको a बार गुणा करेंगे। मैं एग्जांपल से इसको दिखाता हूं। जैसे मैंने आपके सामने लिखा 5 की पावर 3 की पावर 2, तो 5 की पावर 3 की पावर 2 क्या हुआ? 5 की पावर 6, 3 इंटू 2 इसको बोलेंगे, 3 इंटू 2, और ये हो गया 5 की पावर 6। लेकिन अगर मैं लिखूंगा 5 की पावर 3 की पावर 2 ऐसा, तो आप पहले 3 की पावर 2 सॉल्व करेंगे जो कि होता है 9, तो ये वैल्यू 5 की पावर 9 हो गई। और आपने क्या देखा कि 5 की पावर 3 की पावर 2 जब हम ऐसे कर रहे हैं और जब हम 5 की पावर 3 की पावर 2 ऐसे कर रहे हैं तो ये इक्वल नहीं है, राइट, बिकॉज दोनों चीजें अलग अलग चीजों को पॉइंट आउट करती हैं। बट इसका भी एक एक्सेप्शन बन जाता है। कब बनता है? एक वैल्यू ऐसी होती है जहां पर m इंटू n m की पावर n के बराबर हो जाता है, और वो है 2, और 2 ले लो इसको, 2 इंटू 2 बराबर 2 की पावर 2 होता है कि नहीं होता है? yes. तो कभी भी अगर ऐसा कर दूं मैं कि 5 की पावर m की पावर n, मैं बोल दूं आपसे ये 5 की पावर mn के बराबर है, मैं आपको ये भी बोल दूं कि m हमारा 1 नहीं है, n हमारा 1 नहीं है, मैं ये भी बोल दूं m हमारा 0 नहीं है, n हमारा 0 नहीं है, तो ये हमने एक्सट्रीम केसेस हटा दिए। क्या अब ये कभी बराबर हो सकते हैं? यस, अगर हमारा m और n 2 के बराबर हो जाए तो ये भी 2 की पावर 2 4 बन जाएगा, और 2 इंटू 2 भी 4 बन जाएगा। तो ये एक पर्टिकुलर वैल्यू और भी है जहां पर बराबर हो सकता है जब m और n 2 के बराबर हो जाए। क्या बात सभी को समझ में आई? यस। अदरवाइज इन जनरल अगर मैं कभी बोलूं कि a की पावर m की पावर n इज इक्वल टू a की पावर mn, तो आप बोलोगे कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। हमने कुछ वैल्यूज दिखाई जहां पर ये सही हो सकता है, जब a हमारा 1 हो जाए, a हमारा 0 हो जाए, या m की पावर n m n दोनों 2 हो जाए। बट इसके अलावा ये नहीं सही है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। कुछ स्पेसिफिक वैल्यू के लिए ट्रू है, बाकी तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है जब हम बात करेंगे सर्ट्स में। अच्छा, एक बात और यहां पर देखना बेटा, मैं आपसे बोलूं कि मान लिया कभी भी a की पावर m हमारा n के बराबर है, इसका क्या मतलब हुआ? a को m बार गुणा करने से n मिलेगा, इसका मतलब होता है a की वैल्यू n की पावर 1 बाई m के बराबर है। ये भी लिखना सीख लो। जैसे मैंने आपके सामने कभी लिखा, मान लिया कि मेरे पास a की पावर m है, और लेटर से मैं कहता हूं कि मेरे पास a की पावर 4 है, और ये वैल्यू मान लेते हैं, मैं आपसे कहता हूं कि 64 के बराबर है। तो a की वैल्यू कितनी होगी? ये होगी 64 की पावर 1/4। व्हाट इज 64? 64 बता सकते हो आप क्या होता है? आप कहोगे 64 को मैं लिख सकता हूं कि ये 2 की पावर 6 है, तो अल्टीमेटली ये वैल्यू बनेगी 2 की पावर 6/4, क्योंकि 6 और इसकी पावर जो ऊपर 1/4 है गुणा हो जाएंगे, 6/4 बनेगा ये। तो
इस वैल्यू को मैं इधर लिख रहा हूं, ये वैल्यू बनेगी 2 की पावर 3/2। अब पता है मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 3 की पावर 1/2, ऐसा लिख सकता हूं। तो ये वैल्यू हो गई स्क्वायर रूट ऑफ 8, जो कि मैं आगे चल के और सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूं कि ये वैल्यू 2√2 है, क्योंकि 8 भी क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो एक 2 बाहर आ जाएगा, तो ये 2√2 बनेगा। स्क्वायर रूट में क्या है, 2 का पेयर बनेगा, बाहर निकाल लेते हैं। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस आपको थोड़ा सा समझने पड़ेंगे, ठीक है। सौरभ ने फिर ऑलवेज फॉल्स का केस आया तो फिर नहीं होगा। अभी हम सवाल नहीं कर रहे हैं बेटा, आप इस केस को पहले समझो। ऑलवेज फॉल्स आएगा तो ऑब्वियसली नहीं होगा, बट फॉल्स होगा। ऑलवेज फॉल्स एक अलग चीज है, वो तो जब सवाल करोगे, सवाल में किस तरह की भाषा दी है। इतने समझदार तो आप हो ना कि अगर वो बोलेगा मैं यही सब क्यों सिखा रहा हूं आपको, मैंने बोला स्टेटमेंट फॉल्स है, लेकिन मैंने बताया कि a बराबर 1, a बराबर 0, और जब mn हमारा 2 हो जाएगा तो ये वैल्यू ट्रू हो जाएगी। तो ये अगर बोले ऑलवेज फॉल्स है, यानी हर एक वैल्यू पे फॉल्स है, तो आप कहोगे नहीं है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बोलोगे आप। क्लियर है सभी को, मोटा मोटा ये चीज थोड़ी समझ में आई। अब हम आते हैं जिसको हम बोलते हैं, एक शब्द होता है जिसको हम बोलते हैं परिमेयीकरण, जिसको हम बोलते हैं रेशनलाइजेशन। हिंदी में हम बोलते हैं परिमेयीकरण। ये क्या होता था, इसको जरा गौर से देखिएगा। अगर मैं आपके सामने लिखूं कि मुझे एक वैल्यू दी गई है 1/√3 - 1, अब जब रूट के टर्म्स डिनोमिनेटर में आएंगे और उनके साथ कुछ इंटीजर पार्ट भी होगा, ठीक है, और डिनोमिनेटर में है, तो परिमेयीकरण का प्रोसेस ये कहता है कि डिनोमिनेटर के जो टर्म्स हैं उसको हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा। और रेशनलाइज करते समय हमेशा एक चीज का इस्तेमाल होता है, जो अलजेब्रा का एक बहुत बेसिक फॉर्मूला आप लोग पढ़ते हो, कि a² - b² जो होता है वो a+b इंटू a-b के बराबर होता है। तो अगर मुझे डिनोमिनेटर के इस √3 को खत्म करना है तो मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर रूट है तो मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। अब इसको स्क्वायर बनाने के लिए अगर मैं इसको a मान लूं और इसको b मान लूं, यानी a-b हो गया, तो मैं इसको a+b से गुणा अगर कर दूं तो ये a² - b² बन जाता है। तो ऊपर नीचे दोनों तरफ मैंने इस तरह से a+b से गुणा किया है ताकि डिनोमिनेटर से रूट का टर्म खत्म हो जाए। तो ये √3 - 1 जो है ये बनेगा √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, और ऊपर क्या बनेगा, ऊपर बनेगा हमारा √3 + 1। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी √3 + 1/2। अब हमने क्या किया, रूट का टर्म न्यूमरेटर में चला गया, डिनोमिनेटर से रूट का टर्म खत्म हो गया। इसको हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को परिमेयीकरण। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, जैसे मैंने आपको एक और उदाहरण दिया, लेट से मैंने कहा मेरे पास एक नंबर है √5 + √2 और एक टर्म है मेरे पास √5 - √2। मैंने कहा मुझे इसका रेशनलाइजेशन करना है। तो क्या करोगे आप, डिनोमिनेटर देखोगे कि भाई डिनोमिनेटर में तो ये a - b का जो टर्म है हम a+b से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, √5 + √2 बटे √5 + √2। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा डिनोमिनेटर कैसे होता है, a² - b² बनेगा, a - b a+b से, तो ये √5 का स्क्वायर 5 बनेगा, √2 का स्क्वायर 2 बनेगा, 5 - 2 हो गया। न्यूमरेटर में एक तरह से a+b का स्क्वायर आ गया, तो आप कहोगे a² + b² + 2 इंटू ab, तो ये √5 और √2 दोनों गुणा हो जाएंगे तो √10 बना देंगे। 5 और 2 दोनों रूट में है, तो 5 और 2 अगर दोनों रूट में है तो रूट साइन लगा के 5 दूनी 10 लिख देंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई हमारी 7 + 2√10/3। ये आपका आंसर आ गया, जिसको हम बोलते हैं परिमेयीकरण। अब परिमेयीकरण में कुछ बड़े शानदार से स्पेशल नंबर्स होते हैं, उसको देखते हैं। जैसे मान लिया मैं यहां पर कहूं कि मेरे पास a - b है और आपने ऊपर नीचे a+b से गुणा किया, यहां कुछ भी हो, मान लिया ऐसा किया आपने, नीचे बना a² - b²। कई ऐसे स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस होते हैं जहां पर a² - b² 1 हो जाता है, और जब ये 1 होगा तो ऊपर आपका क्या बनेगा, सिर्फ a+b बन जाएगा। अब मैं लिख के दिखाता हूं आपको। जैसे अगर मैं आपके सामने लिखूं 1/√3 - √2, अब मजेदार बात आपको समझ में आई कि ये √3 - √2 में अगर इसका आप स्क्वायर करो 3 और इसका स्क्वायर करो 2 और इसका डिफरेंस क्या बना 1, तो जब आप परिमेयीकरण करोगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और ऊपर क्या बन जाएगा, सिंपली √3 + √2। ऐसा लग रहा है कि उल्टा करके प्लस लगा दिया हमने। ऐसे ही अगर आपके पास में 1/√3 + √2 लिख दूं तो भी आपको पता है कि जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो किससे करोगे, √3 - √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे। √3 - √2 से अगर ऊपर नीचे आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको पता है नीचे ये 1 बन जाएगा, 3 - 2 1, और ऊपर हमें मिलेगा √3 - √2। यस और नो? तो इन सब चीजों को आप सीधा लिख पाएंगे। अगर डिफरेंस 1 है तो सीधा आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाके प्लस साइन लगा दो, माइनस है तो प्लस लगा दो, प्लस है तो माइनस लगा दो। अब ऐसे टर्म को आइडेंटिफाई कैसे करना है, सिंपली करना है, राइट। जैसे आपने कहा कि मेरे पास, मैं कुछ लिखता हूं, जैसे 1/√2 - 1 लिखता हूं। ये वैल्यू क्या है आपको पता है, √2 का स्क्वायर 2 है, 1 का स्क्वायर 1 है, अंतर एक आ गया, तो इसका उल्टा क्या होगा, रेशनलाइजेशन, √2 + 1। 1/√2 + 1 है, सेम प्रॉपर्टी, इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर का अंतर 1 है,
तो ये वैल्यू बन जाएगी √2 - 1। आपको और भी वैल्यू लिख के दिखाता हूं, जैसे बहुत ही पॉपुलर इस तरह का फ्रैक्शन होता है 7 - 4√3। आप 7 का स्क्वायर करो 49 आएगा, 4√3 का स्क्वायर करो आपको 48 मिलेगा। अंतर क्या आ गया? 1। तो इसका जो रेशनलाइजेशन होता है वो आपको 7 + 4√3 देता है। अगर मैं कहीं यहां लिख दूं 1/7 + 4√3, तो इसका रेशनलाइजेशन आपको देगा 7 - 4√3, क्योंकि आपको पता है इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर का अंतर 1 है, तो सिंपली उल्टा करके माइनस लगा देना। हो क्या रहा है कि जो डिनोमिनेटर में बच रहा था, जैसे यहां पर में 5 - 2 3 बच रहा था, यहां नहीं बच रहा है, वो यहां नहीं बच रहा है। ठीक है, यहां नहीं बच रहा है। 4√3 का स्क्वायर कैसे करेंगे यार? 4√3 का स्क्वायर जो होता है बेटा, स्क्वायर रूट का स्क्वायर वो नंबर ही होता है। 4 का स्क्वायर 16 होता है और √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 होता है। स्क्वायर रूट कैसे निकलता है किसी संख्या का? स्क्वायर रूट का स्क्वायर करने से वो नंबर ही मिलेगा ना, तो बहुत क्लियर है ना। तो 16 × 3 हो गया। √3 का स्क्वायर 3 होता है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? अगर आपको इसको मैथमेटिकल प्रूफ करना है तो ऐसे लिखना पड़ेगा फिर मुझे, √3 का स्क्वायर किया तो ये वैल्यू हो गई 3 की पावर 1/2 की पावर 2, ऐसा हो गया। अब ये 3 की पावर m की पावर n है, तो ये m × n बनेगा। बट ऐसा नहीं करना है भाई, स्क्वायर रूट का स्क्वायर तो नंबर से रूट हट जाता है ना, सिंपल प्रोसेस। क्यूब रूट का क्यूब निकालोगे तो क्यूब रूट हट जाएगा, क्योंकि ऐसा ही होता है कि 1/2 बनता है, 2 बनता है, कट जाता है, इसलिए ऐसा बनता है। ठीक है कि नहीं? यस। तो मोटा मोटा आपको बेसिक मैंने बताया है अभी कि भाई क्या होते हैं सर्ट्स और क्या होती है इंडिसेस, राइट। तो आपकी इंडिसेस ऐसी हैं, सर्ट्स आपकी कुछ इस प्रकार से आती हैं, और बाकी जब सवाल करोगे तो और क्लैरिटी आपको मिलेगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ छोटे छोटे प्रश्न देखते हैं। तो जैसे एक सवाल आपके सामने दिया है और कुछ पूछ रहा है, नेचुरली मुझे साफ साफ दिख रहा है कि जो एक अंदर खतरनाक सी वैल्यू दिख रही है एक्स की, सर्ट्स और रूट में डिफरेंस क्या है? सर्ट्स बेसिकली जो फ्रैक्शनल पावर्स होती हैं उसको हम सर्ट बोलते हैं, या उसको आप रूट सिंबल बोल लो। बट रूट का मतलब स्क्वायर रूट नहीं होता है केवल, रूट मतलब होता है कि जो नॉन इंटीजर पावर्स होती हैं, फ्रैक्शनल पावर्स होती हैं, तो वो सर्ड टर्म्स कहलाते हैं। जनरल टर्म है सर्ड। रूट में आप उसको क्यूब रूट बोल सकते हो, फोर्थ रूट, nth रूट बोल सकते हो, तो वो सर्ड टर्म कहलाते हैं। ठीक है, कोई पूछ रहा है कि 13 + 2 √42 का क्या होगा? देख लो, चेक कर लो आपके, अगर आपके पास 1/13 + 2 √42 है, मान लिया आप 13 का स्क्वायर करिए 169 होता है, 2 √42 का स्क्वायर होगा 4 × 42। ठीक, तो ये वैल्यू 169 - 168 बन गई, एक आ गया, तो इसकी वैल्यू हो गई आपकी 13 - 2 √42। ठीक है, ये इसके बराबर आ गया। ऑलराइट, अब आते हैं जरा इस सवाल को देखो। अब इस सवाल में जब आप जाओगे तो आप कहोगे देखो पहला कार्य हम क्या कर सकते हैं, जब भी कोई x की वैल्यू, देखो एक तरह से देखो, x की वैल्यू रूट ऑफ समथिंग है, मैं इसको y बोल देता हूं फॉर एग्जांपल। तो एक चीज समझना कि जब भी x बराबर √y होता है, तो जब आप स्क्वायर करते हो x स्क्वायर, तो ये y का स्क्वायर रूट है, ये हट जाता है, x स्क्वायर y के बराबर हो जाता है। तो ये गिवन सवाल में आपका जो x स्क्वायर है ये किसके बराबर हो गया? √5 + 1 बटे √5 - 1। अब मैं इसको रेशनलाइज करूंगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, तो मैं √5 + 1 से ऊपर नीचे गुणा करूंगा। रेशनलाइजेशन का प्रोसेस है। डिनोमिनेटर में मिलेगा √5 का स्क्वायर यानी 5 और 1 का स्क्वायर 1, तो 4 मिला मुझे नीचे। ऊपर देखो √5 + 1 का होल स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर मिलेगा 5, b स्क्वायर मिलेगा 1 और यहां मुझे मिलेगा 2√5। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है आपकी? आ रही है 6 + 2√5/4। यस और नो? आ रही है? अच्छा सवाल है ये। 6 + 2√5/4 आपकी वैल्यू आ गई यहां पर, आप देखो। हाँ जी, नाउ व्हाट आई कैन से दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो एक तरह से 2 से काटते हैं तो ये मिलेगा 3 + √5/2, ऐसा कुछ आ गया एक्सप्रेशन। 3 + √5/2 अगर मैं 2 से काट दूं तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू मेरी ये सॉल्व होके आई। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज दिस कि इसके आगे क्या करें? क्या हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख दें? यस, रख सकते हो आप, एक्स स्क्वायर की वैल्यू जाके रख दो, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखोगे एक्स की वैल्यू, लेकिन आप कहोगे अगर मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख भी दूं तो क्या मेरा आंसर इससे आएगा? नहीं, क्योंकि फिर आपको एक्स की वैल्यू रखनी पड़ेगी, वो अभी भी रूट में है। तो इस सवाल में थोड़ा सा बहुत सेंसिबल तरीके से कार्य करने की आवश्यकता है, और वो सेंसिबल तरीका क्या है जरा इसको समझते हैं। ओके, अगर आप यहां से बहुत गौर से देखिएगा 4x को कॉमन लो तो आपको यहां कुछ ऐसा मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं? 4x कॉमन लेने से मुझे x × x - 1 मिल रहा है। अब सवाल यह है कि क्या किसी प्रकार से आप x × x - 1 निकाल सकते हैं या नहीं?
देखो सवाल में जो आंसर है वो बिल्कुल मस्त इंटीजर के रूप में आ रहा है, कि नहीं आ रहा है? तो जाहिर सी बात है हमें कुछ तो और सोचना पड़ेगा। एक्स की वैल्यू में अब यहां पर जो सबसे मजेदार बात है वो ये है कि एक्चुअली में -1 दोनों साइड आप करोगे तो आपको x+1 इंटू एक्स माइनस वन मिलेगा। उस रूट में भी आपको नहीं जाना है। एक्चुअली यहां पर आपको एक और चीज सीखने की आवश्यकता है, जहां मैं आपको अभी लेकर आ रहा हूं। ओके, और वो सबसे जो जरूरी चीज है जो आपको मैं अभी सिखाना चाहता हूं उसको कहते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए सर्ड। अगर आपको यहां से x निकालना है, मुझे यहां से x निकालना है कि नहीं निकालना है? यस। x निकालने के लिए मुझे इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। नहीं, अभी किसी फॉर्म में मत जाइए। ये टर्म का मैं स्क्वायर रूट कैसे निकालूं? 6 + 2√5 का मैं स्क्वायर रूट कैसे निकालूं? राइट, आर यू गेटिंग द प्रॉब्लम? तभी तो मुझे x की वैल्यू मिलेगी, तभी तो मैं x इंटू एक्स माइनस वन सोचूं या क्या करूं, कैसे करूं। तो मैं आता हूं और मैं अब ये चीज समझाता हूं आपको कि कैसे हम एक सर्ड टर्म का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। इसको जरा थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, तभी ये सवाल आपसे हो पाएगा और बहुत सरलता से होगा। तो जरा उस चीज पे आते हैं। सर्ड टर्म किस प्रकार से होते हैं? जैसे मेरे पास होगा या तो √a + √b। तो स्क्वायर रूट निकालने के पहले हम इसका स्क्वायर निकाल के देखते हैं क्या बनता है। एक सर्ड टर्म लिखा मैंने, या तो ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा हो कुछ। इन दोनों के स्क्वायर को निकाल के देखा जाए तो ये बनेगा आपका a + b + 2√ab। ये बनेगा a + b - 2√ab। अब गौर से देखिएगा एक चीज, मैं यहां सबसे पहले क्या करूंगा, रूट वाले टर्म पे जाऊंगा। रूट वाले टर्म पे मैं जाके एक 2 देखूंगा। 2 देखने के बाद मैं किसी भी तरीके से जो अंदर की चीज लिखी हो उसको a और b में ब्रेक करूंगा। ए बी क्या है? प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। इस तरीके से ब्रेक करूं कि मुझे यहां पर a + b दिख जाए। अगर ऐसा दिख जाए, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मैं मान लिया यहां पर आपसे बोलूं कि ये वैल्यू है मेरी, लेट्स से 3√3। ये वैल्यू मैं कहूं आपसे कि ये वैल्यू है √2, √3 + √2। और यहां मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास एक वैल्यू लिखी है 6। तो ये 6 बेसिकली क्या है? ये है 3 × 2। यहां 3 × 2 है और यहां मुझे क्या दिख गया? आप गौर से देखिए, मुझे यहां पर यही दिख जाए 3 + 2। यहां पर मुझे दिख जाए 3 + 2। अगर ऐसा दिखे तो मैं क्या बोलूंगा? यहां 3 × 2 दिखा, यहां प्लस का साइन दिखा, 2 दिखा, और यहां 3 + 2 दिखा, तो मैं कहूंगा ये √3 + √2 का होल स्क्वायर है। क्योंकि ये √a है, ये √b है। अगर a 3 है और b 2 है तो √3 + √2 का स्क्वायर मिल गया। यस और नो? तो अभी आपके पास जो टर्म है, अभी उधर जो लिखा है आपने, वो क्या लिखा है पता है? 6 + 2√5। जरा इसको गौर से देखते हैं। मुझे पता है ये किसी रूट और किसी रूट के सम का स्क्वायर हो सकता है। अब यहां क्या लिखूं मैं कि ये किसका स्क्वायर है? तो आपको जो 5 है इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं 5 × 1 में। और यही ये जो 6 यहां लिखा है, इसके अलावा ये 5 + 1 है कि नहीं है? और यहां 2 लिखा हुआ है। तो ये वैल्यू √5 + √1 का होल स्क्वायर हो गई। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे ब्रेक करना है? यस। एक और चीज दिखाता हूं मैं आपको, मैं लिख रहा हूं आपके सामने। मैंने लिखा 4 - 2√3। और मैं आपसे बोलूं कि मुझे इसका स्क्वायर रूट बताओ कितना होगा? जरा निकालिए आप सभी। 4 - 2√3 का स्क्वायर रूट कितना होगा? ओके, तो आप कहोगे ये वैल्यू मेरी 4 है, यहां -2 दिख रहा है। √3 को मैं ऐसे ब्रेक करूं कि मुझे उसका टोटल यहां मिल जाए, तो आप कहोगे 3 और 1। अगर मैंने इसको 3 और 1 में ब्रेक किया तो मैं कह सकता हूं कि ये √3 - √1 का होल स्क्वायर है, विच इज √3 - 1 का होल स्क्वायर। इसका जब स्क्वायर रूट आप निकालोगे तो आप कहोगे ये वैल्यू √3 - 1 है। क्लियर है? यस और नो? ठीक है। अच्छा, बस एक सवाल का और जवाब दे दो मुझे कि √4 - 2√3 को मैं 1 × 3 भी तो लिख सकता था। ये वैल्यू 1 + 3 भी तो लिख सकता था। तो क्या इस वैल्यू को मैं 1 - √3 का स्क्वायर भी लिख सकता था? करके देखो आप, सेम मिलेगा आपको। 1 + 3 4 - 2√3 ही मिलेगा। तो क्या बाहर मैं 1 - √3 लिख सकता हूं? तो क्या आप 4 - 2√3 का जब स्क्वायर रूट लिखोगे तो क्या आप प्लस माइनस √3 - 1 लिखोगे या नहीं? इसका जवाब मुझे हाँ या ना में चाहिए। ऐसा करते हैं, ट्रू फॉल्स कर लेते हैं। चलो पोल करो जरा। 4 - 2√3 का अगर मैं स्क्वायर रूट कर रहा हूं तो आपने जैसे देखा कि √3 - 1 का होल स्क्वायर कर लो या 1 - √3 का होल स्क्वायर कर लो, बात तो एक ही है। तो क्या अगर मैं 4 - √3 का स्क्वायर रूट निकालता हूं
तो क्या मेरे को √3 - 1 के आगे प्लस माइनस लिखना चाहिए? क्योंकि दोनों का स्क्वायर मुझे अंदर लिखी हुई वैल्यू देता है, चाहे मैं √3 - 1 का स्क्वायर कर लूं, चाहे मैं √3 + 1 का स्क्वायर कर लूं। ठीक है, आंसर बताइए, यस या नो। मैंने क्या बोला सर एंड मैम? मैंने कहा कि भाई, मैंने बेसिकली क्या बोला है आपको बताता हूं। मैंने ये बोला है कि आप √3 - 1 का स्क्वायर करो, क्या मिलेगा आपको? मिलेगा 4 - 2√3, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप 1 - √3 का स्क्वायर कर लो, आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 4 - 2√3, करके देख लो। तो जब मैं इसका स्क्वायर रूट ले रहा हूं, तो इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो √3 - 1 लिखूंगा, इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो 1 - √3 लिखूंगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसकी वैल्यू प्लस माइनस √3 - 1 के बराबर है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? 67% लोगों ने बोला कि स्टेटमेंट ट्रू है, कुछ प्रतिशत लोगों ने बोला कि स्टेटमेंट फॉल्स है, और ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब मैं इसका कारण बताता हूं आपको, इसको बहुत गौर से सुनिएगा। ये स्टेटमेंट फॉल्स इसलिए है, इसका रीजन बताता हूं। आपको सबसे पहले समझना है कि रूट फंक्शन क्या होता है, राइट? रूट फंक्शन क्या होता है? ये जो है, अगर मैं बोलूं कि ये एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स होगा, ये नेगेटिव एक्स होगा, ये पॉजिटिव वाई होगा, ये नेगेटिव वाई होगा, और ये जो ग्राफ मैंने बनाया है वाई बराबर √x का। तो यहां से कुछ बातें आपको बहुत गौर से समझनी है। सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू, मतलब एक्स, ये ग्राफ ही नहीं बनता है वाई बराबर √x का। √x इज द फिनोमेना ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी इनपुट 0 या पॉजिटिव, आउटपुट भी 0 या पॉजिटिव। रूट फंक्शन के अंदर ना तो नेगेटिव डाल सकते हैं, ना बाहर नेगेटिव निकाल सकते हैं। मिनिमम वैल्यू जो रूट फंक्शन से बाहर आ सकती है वो 0 आ सकती है। तो ध्यान रखिएगा, y बराबर √x में y कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता है। तो प्रॉब्लम यह है कि जब मैं इस वैल्यू को देख रहा हूं, मैं √3 - 1 लिख रहा हूं तो मैं बिल्कुल सही लिख रहा हूं, लेकिन मैं इसको 1 - √3 जब लिख रहा हूं तो ये नेगेटिव है। इसका आउटपुट कभी नेगेटिव नहीं आ सकता है। ये बात ठीक है कि 1 - √3 का होल स्क्वायर ये होता है, क्योंकि एक नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो मैं ये लिख दूंगा। ये गलत है, ये रॉन्ग है, क्योंकि मैंने आपको अभी दिखाया है कि रूट फंक्शन का जो नेचर है, वो नेचर कभी भी बाहर नेगेटिव वैल्यू नहीं दे सकता। रूट हमेशा 0 या पॉजिटिव होगा। 0 इनपुट जाएगा, 0 आउटपुट आएगा, लेकिन इनपुट अगर पॉजिटिव है, आउटपुट पॉजिटिव होगा, और इनपुट नेगेटिव पे डिफाइंड नहीं होता है। तो ये आप लिख लीजिए कि अगर मेरे पास एक रूट फंक्शन है, रूट मतलब स्क्वायर रूट फंक्शन, इसके अंदर नेगेटिव अनडिफाइंड हो जाता है, आउटपुट क्या होता है? अनडिफाइंड हो जाता है, अनडिफाइंड। तो मैंने कहा y बराबर √(नेगेटिव), तो y आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। रियल नंबर्स के लिए y की कोई वैल्यू नहीं मिलने वाली है आपको, ये बात आपको गौर से ध्यान रखना है। ठीक है, समझ में आएगी नहीं? तो y √(नेगेटिव) इज अनडिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड फॉर रियल नंबर्स। ठीक है, यू विल नॉट गेट एनी आउटपुट, एंड देयरफॉर इस बात का विशेष ख्याल रखना है कि जब भी मैं कुछ भी ऐसा आपके सामने लिखूं, ठीक है, कि आपको एक स्क्वायर रूट निकालना है, मान लिया एक फंक्शन लिखता हूं आपके सामने, जैसे ये लिखा मैंने आपको 7 - 2√12। अब आपको पता है कि अगर मैं इसको 4 × 3 करूं या 3 × 4 करूं, दोनों के केस में 12 बन रहा है और टोटल 7 बन रहा है, बट आपको बाहर यहां पर लिखना है √4 - √3। ये सही है। अगर बाहर आपने √3 - √4 लिखा जो कि नेगेटिव हो जाएगा टोटल, ये गलत है। ठीक है, रूट के बाहर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू टोटल आनी चाहिए, तो दैट इज √4 - √3, ना कि √3 - √4, पहली बात। अब यहां पर एक मिस्टेक आप और भी करते हो कि जैसे एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 16 है तो एक्स की वैल्यू +-4 होगी, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन अगर एक्स की वैल्यू √16 है तो एक्स की वैल्यू सिर्फ 4 है। ये जो प्लस माइनस का साइन है, ये आता है इस स्क्वायर की वजह से। यहां क्या कह रहे हो आप कि मेरा एक्स स्क्वायर 16 है, अब एक्स चाहे +4 हो या -4 हो, दोनों के केस में स्क्वायर 16 ही आएगा। तो यहां प्लस माइनस का साइन इस स्क्वायर की वजह से आता है। एक्स की वैल्यू अगर मैंने लिखी है √16, इनपुट पॉजिटिव आउटपुट पॉजिटिव होगा, एक्स की वैल्यू सिर्फ 4 होगी। आप बचपन से गलती ये करते आए हैं कि जब आपने एक्स स्क्वायर बराबर 16 लिखा है तो आपका अगला स्टेप हुआ है प्लस माइनस √16। आपको ये गलतफहमी हो गई कि ये रूट और प्लस माइनस एक साथ आते हैं, ये दोनों अलग अलग कारणों से आ रहे हैं। एक्स स्क्वायर की वजह से, स्क्वायर की वजह से ये प्लस माइनस आया है और रूट,
तो आउटपुट जो प्लस माइनस है, रूट 16 का आउटपुट अभी भी 4 ही है, बट ये प्लस माइनस इस की वजह से लगा है। बट आपने चूंकि ये काम एक साथ किया है तो आपको ऐसा लगने लगता है कि रूट 16 की वैल्यू प्लस माइनस 4 है, जो कि गलत है। रूट 16 की वैल्यू सिर्फ 4 ही है, यहां भी रूट 16 सिर्फ 4 ही दे रहा है, बट विद द नॉलेज कि एक नंबर का स्क्वायर करना है और 16 आ रहा है, तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, वो प्लस माइनस उसकी वजह से आया। समझ में आई बात छोटी सी? मतलब दूसरा एक्सप्लेनेशन मेरा ये है इसी चीज में कि जब आप लिखते हो कि x बराबर रूट 16 है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये लीनियर इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आपने x की पावर 1 देख रखा है, x बराबर रूट 16 लिख रखा है, तो ये 1 डिग्री की इक्वेशन है, ये डिग्री 1 इक्वेशन है। और डिग्री 1 इक्वेशन के रूट्स एक ही होते हैं, दो नहीं होते हैं। डिग्री 2 की इक्वेशन के रूट 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, डिग्री 1 की इक्वेशन के रूट 1 से ज्यादा। रूट का मतलब होता है सॉल्यूशन। तो यहां दो सॉल्यूशन आ ही नहीं सकता है। ये 1 डिग्री की इक्वेशन है, इसका मात्र एक सॉल्यूशन आ सकता है, या तो नहीं आएगा या एक सॉल्यूशन आएगा। लेकिन जब आप एक्स स्क्वायर बराबर 16 लिख रहे हैं, तो ये 2 डिग्री की इक्वेशन है, डिग्री 2 इक्वेशन के मैक्सिमम दो सॉल्यूशंस आ सकते हैं। इसलिए यहां पर एक्स के दो सॉल्यूशन आए, प्लस माइनस 4, दो सॉल्यूशन आए, यहां दो आ ही नहीं सकते। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें हैं, आशा करता हूं कि आपके दिमाग में गई होंगी। बात तो दोनों सेम ही है ना? कौन सी दोनों बात सेम है ऋषभ जी, बताओ। इतना समझाने के बाद भी आप बोल रहे हो बात दोनों सेम है। बात दोनों सेम कैसे है? एक्स बराबर 4 और एक्स बराबर प्लस माइनस 4, ये बात दोनों सेम है? कैसी बातें कर रहे हो आप? अगर ये दोनों सेम बात है तो मैं कहूंगा आप नौकरी करिए, हम आपको -30,000 रुपए सैलरी देंगे। लोगे? -30,000 का मतलब तुम 30,000 रुपए मुझे दोगे, काम भी करोगे और मुझे दोगे। बात कैसे सेम हो जाएगी? अलग अलग बात है भैया, ऐसा ना बोलो, वरना मैं आपको तुरंत नौकरी पर रख लूंगा। -30,000 रुपए पे अभी, आज ही। ऑल राइट, चलिए अब आते हैं, कुछ सवाल देखते हैं। राइट, लेट्स सी सम क्वेश्चन। नहीं, क्यूब में नहीं होता ऐसा, बिकॉज क्यूब नेगेटिव इनपुट ले लेता है। बात करेंगे क्यूब वगैरह के बारे में आगे। क्यूब में दिक्कत नहीं होती है। देखिए, क्यूब के बारे में अलग से चर्चा करेंगे, अभी डिग्री 3 इक्वेशंस, और अभी हम क्वाड्रेटिक को पढ़ेंगे, द्विघात समीकरण पढ़ेंगे, तब हम बात करेंगे क्यूब के बारे में। क्यूब में 3 रूट्स होते हैं वगैरह वगैरह, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। ठीक है, इधर आ जाओ। अब जरा देखना ये एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है। ये कह रहा है कि 10 की पावर 0.35 ए के बराबर है, 10 की पावर 1.4 बी के बराबर है, ए की पावर सी हमारा बी स्क्वायर के बराबर है। मैं सी की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। ठीक है, कौन सा लास्ट क्वेश्चन? पांचवा नहीं हुआ है? अच्छा, इस वाला भी रह गया है। हाँ ठीक है, तो कर लेते हैं, अब तो हो गया। ये जो 6 प्लस 2 रूट 5 था, इसकी वैल्यू देखिए आपने क्या है, 5 प्लस 1, यानी ये रूट 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर। यहां से मैंने एक्स की वैल्यू निकाल दी आपके लिए कि ये रूट 5 प्लस 1 बटे 2 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि नीचे 4 है, उसका स्क्वायर रूट 2 बन जाएगा, और ऊपर वाली जो वैल्यू है इसका स्क्वायर रूट रूट 5 प्लस 1 बन जाएगा। क्या ये बात सभी को समझ में आई? एक बात और, यहां प्लस माइनस का साइन नहीं लगाना है। ऑल्दो एक्स स्क्वायर की वैल्यू इसके बराबर है। अब आप कहते हो कि मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू लिखूंगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, तो क्या प्लस माइनस की साइन लगानी है नहीं लगानी, इस पे भी चर्चा करना पड़ेगा थोड़ा सा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपकी है 6 प्लस 2 रूट 5 बटे 4। क्या मैं एक्स की वैल्यू को ऐसा लिखूं या नहीं? आइडियली लिखना चाहिए, क्योंकि आपने एक्स स्क्वायर किया, एक्स की वैल्यू चाहे प्लस हो या माइनस हो, स्क्वायर करने पे यही आएगा, लिखना चाहिए। क्यों नहीं लिखना चाहिए भैया? अगर मैं आपसे बोलूं कि एक्स स्क्वायर बराबर 16 है, तो अभी तो तुम्हें सिखाया है कि एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 4 होगी। अगर एक्स स्क्वायर 16 है तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 4 होगी, अभी दिखाया है, तो यहां क्यों नहीं लिखोगे? अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये है तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस क्यों नहीं लिखेंगे? क्यों नहीं लिखेंगे? कोई ये माइनस वाला केस थोड़े ना है। आंसर पॉजिटिव है इसलिए नहीं, ये बातें मत करो कि आंसर पॉजिटिव है इसलिए। आप बोलो कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू लिखी मैंने, एक्स की वैल्यू लिखी, तो माइनस क्यों नहीं लेंगे? इसका सिंपल सा कारण है, आपको ओरिजिनल इक्वेशन में जाना पड़ेगा। ओरिजिनल इक्वेशन एक्स स्क्वायर में नहीं है, वो आपने बनाया। ओरिजिनल इक्वेशन एक्स की पावर 1 है, जो कि रूट ऑफ समथिंग है, और जब एक्स रूट ऑफ समथिंग होता है तो एक्स नेगेटिव नहीं हो सकता। इस वजह से मैं नेगेटिव सॉल्यूशन नहीं ले रहा हूं। बस ये बात बहुत गौर से सुनिएगा। एक्स स्क्वायर अगर 6 प्लस 2 रूट 5/4 है, यही दिया होता आपने शुरू में ही, ऐसा लिख के दिया होता, तब मैं बोलता एक्स की वैल्यू प्लस माइनस ये होगी, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहां पर ये बना कैसे है, आपने इसको स्क्वायर करके बनाया है अपनी तरफ से। अगर मैं बेस इक्वेशन को देखूं तो एक्स रूट ऑफ समथिंग है और एक्स पॉजिटिव ही होगा, इसलिए ये जो नेगेटिव सॉल्यूशन है इसको हम एलिमिनेट करेंगे, इसलिए हमारी एक्स की वैल्यू यही आएगी। अब ये एक्स की वैल्यू आ गई, आपको एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता है,
रख दो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। बट एक तरीका और देखिएगा यहाँ पर, अगर आप यहाँ मैंने दिखाया था कि x कॉमन ले लें तो x माइनस वन बचेगा। जरा यहाँ से x माइनस वन निकालिए, अगर इसमें एक घटाओगे तो 1/2 में एक घटेगा तो -1/2 बनेगा, ये वैल्यू हो जाएगी √5 - 1/2। अब अगर मैं x इंटू एक्स माइनस वन करूं तो एक तरफ है √5 + 1/2, एक तरफ है √5 - 1/2। 2 और 2 का गुणा 4 बनेगा नीचे, ऊपर √5 - 1 √5 + 1 a - b a + b बनाएंगे तो ये 5 - 1 ये भी 4 बनेगा। इसकी वैल्यू आ गई 4, इसकी वैल्यू आ गई 4, एक और घटाना है तो आंसर आ गया 3। अच्छा सवाल है, एक ही सवाल में बहुत सारे ताने बाने हैं ताकि आप इसको ठीक से समझ पाए। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं? से यस और नो। हाँ जी, अच्छा सवाल है। रेशनलाइजेशन भी इसमें इस्तेमाल हुआ, रूट करना भी इसमें इस्तेमाल हुआ, रूट्स को एलिमिनेट करना भी इसमें इस्तेमाल हुआ, देन अल्टीमेटली आपने प्रोडक्ट निकाला और आंसर आ गया। शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं इसको? सीधे उत्तर लगा दो, ए आंसर की से उत्तर देखो, ए लगा दो। ठीक है बेटा, हर चीज का शॉर्टकट नहीं होता है, कुछ चीजें प्रैक्टिस करने के बाद शॉर्ट में लगने लगती हैं। अभी डे 1 है अलजेब्रा का, इतना शॉर्टकट जिंदगी में मत खोजो कि बिना कुछ किए उत्तर, ऐसे कैसे हो जाएगा? हाँ जी, ऑल दो सॉल्व करने का तरीका देखना गौर से। यहां पर मैंने एक बात आपको और बताने की कोशिश करी है, जो ध्यान रखिएगा कि जब हमारा x √5 + 1/2 है तो यहां x - 1 √5 - 1/2 है। इससे फायदा ये हुआ कि x इंटू एक्स माइनस वन जब हम निकालने गए तो नीचे 4 बन गया और ऊपर 5 - 1 बन गया, ये वैल्यू 1 के बराबर हो गई। ठीक है, तो ये x - 1 मैंने कैसे निकाला, ये कह लो कि थोड़ा सा आपको भी एक्सपीरियंस के साथ समझ में आएगा कि भाई निकालने को तो हम ऐसे भी निकाल सकते थे कि 4x² - 4x - 1 कर लें कि हम x² की वैल्यू पता है रखें, हम x की वैल्यू पता है रखें और सॉल्व कर लें इसको, उससे भी यही उत्तर आएगा। बट वो लंबा तरीका है, यहाँ पर ये छोटा तरीका है। तो ये सब चीजें धीरे धीरे करके समझ में आपको आएंगी कि जब कभी 1/2 प्लस में मौजूद हो और मैं उसमें एक घटा दूं दोनों तरफ तो ये ऐसा कन्वर्ट हो जाता है, a + b - b बन जाता है। रेशनलाइजेशन रूट के अंदर करें तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है, रूट के अंदर रेशनलाइज कर लो। हाँ जी, आपका अरिथमेटिक क्लियर है, एडवांस वीक है। तो एडवांस वीक इसलिए है क्योंकि आप शॉर्टकट खोज रहे हो, मत खोजो, पहले सीखो तो चीजें सब सिंपल लगने लगती हैं फिर। ठीक है, देखिए 10 की पावर 10.35 ए के बराबर है, 10 की पावर 1.4 बी के बराबर है, ए की पावर सी b² के बराबर है, तो आपको बताना है सी की वैल्यू क्या है। सवाल कैसे होगा? ए की पावर सी लगानी है मुझे, सी कहां दिया हुआ है, सी निकालना है मुझे, और एक बात हो रही है b² की, तो मैं ए को लिखूंगा पहले जाके। ए क्या है? 10 की पावर 10.35, ये ए रख दिया, पावर में सी है, सी लिख दिया। बी की वैल्यू है 10 की पावर 1.4 लिख दिया, और इसकी पावर में क्या है? 2 है, लिख दिया। अब अगर मैं इन दोनों को खोलूं तो ये बनेगा 10 की पावर 10.35 इंटू सी, और ये बनेगा 10 की पावर 1.4 इंटू 2 यानी 2.8। अब देखो, जब दोनों तरफ बेस 10 और 10 होते हैं और ये वैल्यू अगर बराबर है तो ये पावर आपस में बराबर होनी चाहिए। जब भी बेस बराबर हो, अगर कभी भी आपको यहाँ a की पावर m दिया हो और यहाँ a की पावर n दिया हो और हमारा a 0 ना हो, a हमारा 1 ना हो, क्योंकि 0 और 1 पे क्या होता है, ये हमेशा इक्वल हो जाता है, तो उस समय m हमारा n के बराबर होना चाहिए, यानी पावर्स इक्वल होनी चाहिए। तो देखो बेस हमारा यहाँ 10, यहाँ 10, ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो आप कहोगे 0.35 इंटू सी हमारा 2.8 के बराबर होगा। सी की वैल्यू क्या होगी? 2.8 बटे 10.35, इसको हम कहेंगे यह है 280 बटे 35, डिवाइड करो, 8 आ गया आपका, 35 8 280 होता है, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, 7वां सवाल देखिए, 0.14 बटे a² की जो वैल्यू है वो 14 के बराबर है। आपको a की वैल्यू बतानी है, देखना a² की वैल्यू आ जाएगी 10.14 बटे 14, a² की वैल्यू आ गई 10.01, a की वैल्यू क्या आएगी पता है आपको? 10.1, 10.1 का स्क्वायर 10.01 होता है, a की वैल्यू आएगी 10.1। राइट, यहां पर मैं एक बात आपको और भी सिखाना चाहता हूं जो बहुत गौर से देखिएगा। दशमलव के केसेस में अगर मुझे कभी 0.14 लिखना हो तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है 14/100, ये तो पता ही होगा आपको। 14/100 का मतलब होता है 14/10 की पावर 2। अब 10 को मैं ऊपर लेके आ सकता हूं तो 10 की पावर 2, 1/10 की पावर 2 क्या होता है? 10 की पावर -2 को इंटू में लिख सकता हूं। तो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आपको 0.14 दिया हो, इसको आप सीधे ही आदत डालिए कि 14 लिखेंगे, दशमलव हटा देंगे, फिर ये 0.2 अंकों के पहले लगा हुआ है तो इसको कहेंगे 10 की पावर -2।
अब अगर आप इसका स्क्वायर रूट लेने गए कि a की वैल्यू मेरी इसके बराबर है, मान लिया यही है ना, 14 से 14 कट जाएगा। अब आपके पास यहाँ आ गया रूट ऑफ 10 की पावर -2, इसकी वैल्यू क्या आएगी 10 की पावर -1, और 10 की पावर -1 को हम बोलते हैं 1/10 या फिर 10.1। तो ये पैटर्न भी लिखना सीखिए कि दशमलव की वैल्यू को 10 की पावर में लिखना सीख लें, उससे कई बार बहुत सरलता होगी आपको। ठीक है, तो 10 की पावर -2 10 की पावर -1 का स्क्वायर है, ऑलराइट। तो वो उसका स्क्वायर रूट 10 की पावर -1 बन जाता है, यानी 0.1 बन जाता है। 1/10 10 की पावर -1 विच इज 0.1। ऐसे भी देख सकते हो 10 की पावर -1 का मतलब है कि दशमलव मुझे एक अंक के बाद लगाना है, तो केवल 10 की पावर -1 है तो 0.1 के बराबर। ठीक है, 8वां सवाल देखिए, x की पावर 1/3 हमारा 11 के बराबर है, मुझे x स्क्वायर -331x निकालना है। इस इक्वेशन को कभी भी सॉल्व करना हो, इसको x कॉमन लेंगे पहले, तो ये x इंटू एक्स -331 दिखेगा, x कॉमन है। अब यहां से आप क्यूब रूट दोनों साइड निकाल लो। अगर आप दोनों साइड क्यूब निकालोगे, क्यूब रूट नहीं, तो क्यूब रूट पावर 1/3 की पावर 3 बन जाता है पावर 1, क्योंकि 1/3 3 से गुणा होकर 1 दे देगा। x की वैल्यू 11 का क्यूब आ गई तो 1331 आ गया, और x अगर 1331 है तो मैं रखूंगा 1331 इंटू 1331 -331 क्या होगा 1000 होगा, तो ये वैल्यू बनेगी 1331 क्या आ गया 30। 1/3 को उस साइड भी कर सकते हैं, कैसे उस साइड करोगे, जब x की पावर 1/3 है तो जब क्यूब करोगे तो इधर पावर खत्म होगा, उधर ये वैल्यू 3 चली जाएगी। द प्रोसेस इज क्यूबिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड को क्यूब करो। अब देखो ये कुछ फॉर्मूले हैं जिसमें जहां एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट है वहां मैं दे दूंगा, ठीक है, पढ़ लेंगे ताकि कहीं टाइपिंग मिस्टेक हो तो मैं उसको करेक्ट कर दूं। a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होता है। यस, किसी को इसमें कोई शंका है, नहीं होनी चाहिए, पढ़ा होगा बचपन में। a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab के बराबर होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो अगर मैं इस टर्म में लिखना चाहूं तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर मैं a माइनस बी के होल स्क्वायर के टर्म में लिखूं तो बेसिकली आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके देख सकते हो कि अगर मुझे ये लिखना है तो मैं इसके टर्म में लिखूंगा इसको, तो मुझे 4ab जोड़ना पड़ेगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab के बराबर होता है। ये भी जल्दी यूज करना आना चाहिए आपको। अगर आपको a माइनस बी स्क्वायर लिखना है a प्लस बी स्क्वायर से, तो उसमें 4ab घटाना पड़ता है a प्लस बी के होल स्क्वायर में। ये फॉर्मूला थोड़ा गलत लिखा है, इसकी पावर 4 होनी चाहिए। a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर जो होता है, ये a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, इस पे एसएससी ने कई बार सवाल पूछे। a की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, अगर इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे 4ab मिलता है। एक और चीज, अगर आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर हो और आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर हो और आप इन दोनों को जोड़ दें तो आपको यहाँ ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलता है, क्योंकि वो जो 2ab वाले टर्म्स होते हैं वो कट जाते हैं। एक ये एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ है, दोनों रिलेटेड एक्सप्रेशन ही हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। अगर मैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करूं तो ये बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। एक यहाँ एक्सप्रेशन और लिखा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में अगर मैं ए बी बी सी सी ए को घटाऊंगा तो ये हाफ ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस सी का होल स्क्वायर बनता है। इसको प्रूफ करने का तरीका बहुत सिंपल है, हाफ से गुणा कर दो और हाफ अंदर लेके जाओ। ये वाला फॉर्मूला जो है इसका प्रूफ दिखाता हूँ। ये कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए को मान लिया सिंप्लीफाई करना है, तो मैंने कहा मैं 1/2 से गुणा कर दूंगा और 1/2 से गुणा बाहर किया, 2 अंदर लेके जाऊंगा, तो ये बनेगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। अब इसी एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, हाफ बाहर निकाला, अंदर बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ca। Now you can convert this into a minus b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है,
क्लियर है कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि जो अगला इस्तेमाल दिया हुआ है यहाँ पर कि कई बार हम एबीसी को आपको इस तरह से देंगे कि वो एपी में होंगे। एपी का मतलब मैं आपको समझाता हूँ क्या है। एपी का मतलब ये होता है कि ए और बी का अंतर, बी और सी का अंतर सेम होगा, इसको बोलते हैं एपी। तब ये फॉर्मूला यूजफुल हो जाता है कि मान लिया एबीसी की वैल्यूज बहुत बड़ी बड़ी हो, जैसे इस सवाल को समझिएगा, मैं आपको बोलूं कि मुझे इसकी वैल्यू बता दो, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बता दो, और मैं कहूं ए मेरा 100 है, बी मेरा 101 है, और सी मेरा 102 है। समझना इसको, इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। जब बी ए से एक ज्यादा है और सी बी से एक ज्यादा है, समांतर श्रेणी है। तो ऐसे केसेस में जब आप इसकी वैल्यू निकालने जाओगे ना, तो कैसे निकलेगा? ए और बी का अंतर क्या है? -1 का होल स्क्वायर। बी और सी का अंतर क्या है? -1 का होल स्क्वायर। सी और ए का अंतर क्या है? 2 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू कैसे इस फॉर्मूले से तुरंत निकल जाएगी। 2 दूनी 4, 2 6 बटे 2 3 के बराबर आ गया। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो जो दो, किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो दो टर्म्स का अंतर होता है उसको हम बोलते हैं डी, यानी कॉमन डिफरेंस। तो अगर मैं इसको डी लिखूं तो ऐसा बनेगा डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस यहाँ 2d यानी 4d स्क्वायर। 6d स्क्वायर बाई 2 कितना हो गया आपका? 3d स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आप रट सकते हो कि अगर एबीसी एपी में आ जाए, समांतर श्रेणी में आ जाए, जिसका कॉमन डिफरेंस यानी सर्वांतर डी के बराबर हो, यानी ए बी में बी सी में डी का अंतर हो, तो ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाता है इस तरीके से, 3d स्क्वायर फाइनल आंसर होता है। इसकी जो वैल्यू होती है वो 3d स्क्वायर के बराबर होती है, जहां d कॉमन डिफरेंस है। अब एबीसी की बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू भी ले लें, जैसे गौरव जी लिख रहे हैं कि देखो पीवाईक्यू में एक सवाल आ चुका है कि ए की वैल्यू 2006 है, बी की वैल्यू 2007 है, और सी की वैल्यू 2008 है। कॉमन डिफरेंस एक का है, तो डी की वैल्यू तुम्हारी एक है। तो अगर आपसे बोला जाए कि मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की वैल्यू बता दो, तो ये बनेगा 3d स्क्वायर, और 3d स्क्वायर का मतलब 3 इंटू 1, 3 आंसर होगा। तो एबीसी की बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू ली जाएगी कि आप घबरा जाओ, ठीक है, बट इट्स नॉट डिफिकल्ट, यू कैन इजिली गेट द आंसर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? यस। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी चीजें जो है वो कल करेंगे। ठीक है, कल इन फॉर्मूले को एक बार रिवाइज करके आना आप अच्छे से, जितने फॉर्मूले लिखे हुए हैं, प्लस जो रेशनलाइजेशन है उसको क्लियर कर लो। ठीक है, और जो एक √5+1 वाला केस, एक सवाल नंबर 5 था, बहुत अच्छा सवाल है, उसको देख लेना। और अगर आज की क्लास में किसी को कोई डाउट है किसी प्रकार का, तो आप पूछ सकते हो मुझसे। ओके, अरिथमेटिक के क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, क्या करूं? टाइम नहीं मिलता है जॉब के साथ प्रिपरेशन करने का। स्पाइडी साहब, आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। क्लास को जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए हैं उनको अच्छे से रिवाइज करें, उसके बाद क्लास की पीडीएफ के क्वेश्चंस जो कराए गए हैं उनको बहुत अच्छे से समझ के सॉल्व करें, फिर आप प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे, और यही कार्य आपको रिपीट करते रहना है। अगर समय मिले तो पीवाईक्यू भी जरूर सॉल्व करिए उस टॉपिक है। सॉल्यूशन देखिए, सवाल ना बनने का सॉल्यूशन ये है कि आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चंस करने हैं। जब आप सवाल करेंगे तो सवाल बनेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है, तो ज्यादा से ज्यादा समय प्रैक्टिस कर दीजिए। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको समय तो बेटा निकालना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठिए और प्रैक्टिस करिए। दैट्स द ओनली वे कि आप इंप्रूव कर पाएंगे। ठीक है, ऑलराइट। ऋषभ जी कह रहे हैं आपकी बुक ऑर्डर करी मगर अभी तक ट्रैक ऑर्डर नहीं आया। देखिए ऐसा है कि 10 तारीख से बुक की शिपिंग शुरू हो गई है, 10 दिसंबर से। तो आपने ऑर्डर कब किया इससे मतलब नहीं है, 10 से शिपिंग स्टार्ट हुई है तो 7 दिन में आपकी किताब आपके पास आ जाएगी, अगले 7 दिन में, यानी 17 तारीख तक। ठीक है सर, वाईटी पर अभ्यास पढ़ाते हैं, टाइम क्या है उसका? क्लास का टाइम बेटा 10 बजे है, बट रोज क्लास अभ्यास की नहीं चलती है यूट्यूब पर। अब इस वीक में जो उसकी अगली क्लास होनी है वो फ्राइडे को होनी है, अभ्यास 5100 वाली जो क्लास चल रही है, तो शुक्रवार को अगली क्लास होगी। बाकी यूट्यूब पर क्लास रोज 10 बजे होती है सुबह। कल कैलकुलेशन की क्लास है, आप आना चाहें तो आ सकते हैं। अभ्यास की क्लास शुक्रवार को है वहां पर। ठीक है, संस्कृति जी कह रहे हैं कि लास्ट चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 34 आपने बताया नहीं, हमने पूछा था। बताया, सारे क्वेश्चन तो कराए, 296 सवाल कराए नंबर सिस्टम में। फिर भी अगर नहीं बताया तो कल आप उसका स्क्रीनशॉट लेके आइएगा। ठीक है, कल आप स्क्रीनशॉट लेके आना, शेयर कर देना, बता देंगे। ओके, सौम्या जी करें, ये मेरी पहली क्लास है, प्लीज बताइए कि प्रैक्टिस कहां से करें। सबसे पहले आपको क्लास एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, जिसके सवाल मैं भी करा रहा हूं। फिर मैं आपको एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी दूंगा अलजेब्रा खत्म होने के बाद, या बीच में दे दूंगा, उससे आप प्रैक्टिस करेंगे। देन आप एक ये किताब ले लीजिए मेरी, ठीक है, ये बुक है, या अकेडमी स्टोर पे जाके आप परचेज कर सकते हैं 5100 प्लस क्वेश्चन की। उसके बाद आपको ये बुक करनी है 5100 प्लस क्वेश्चन की, यही कार्य करना है आपको। ठीक है, दैट्स इट। ओके, आपने 4 दिसंबर को बुक ऑर्डर किया, अभी तक नहीं आया। देखिए बेटा, बुक की शिपिंग ही 10 तारीख से शुरू हुई है सबके लिए,
तो ये 17 दिसंबर तक आपके पास पहुंच जाएगी, 17 दिसंबर। ओके, कैलकुलेशन वही वाला है या न्यू वीकली टारगेट है? नहीं, कैलकुलेशन में अब मैं कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ यूट्यूब पर, राइट। जैसे कुछ सवाल दूंगा कैलकुलेशन के कि ये दो संख्याएं जोड़ के बताओ क्या उत्तर होगा, दो संख्याएं घटा के बताओ क्या उत्तर होगा, ये दो संख्याएं का गुणा करके बताओ क्या उत्तर होगा। तो इट्स मोर लाइक प्रैक्टिस नाउ। तो इफ यू वांट यू कैन कम एंड प्रैक्टिस। हम लोगों का नाम ब्राउन कलर में आता है एंड कुछ लोगों का पिंक में, ऐसा क्यों? देखिए, रंगों के बारे में मेरी अंडरस्टैंडिंग आरती जी बहुत कमजोर है, राइट। मुझे 3-4 रंग आते हैं, लाल, हरा, नीला, पीला, काला, सफेद, बस। तो पिंक कलर, ब्राउन कलर में तो आपको कई बार बता भी नहीं पाऊंगा क्या ब्राउन है क्या पिंक है। सो ये रंग क्या है मुझे नहीं पता, ठीक है। ऐसा नहीं मुझे कलर ब्लाइंडनेस है, मुझे लगा कि जिंदगी में इतने रंग सीख के करने क्या है ना। अब कपड़ा कोई लेना है तो पता करता है ये ठीक लग रहा है ले लो, कोई भी रंग हो, क्या करना है। तो मैं ये नहीं जानता हूँ, कि आप सपोर्ट टीम से पूछिए कि रंगों का क्या खेल है यहाँ पर। आई एम न्यू, गाइड मी। अगर आप नए हैं तो आप क्लास को अलजबरा से जो आपने शुरुआत करी है बहुत अच्छे से फॉलो करिए। अभी आपको कोई गाइडेंस की नीड नहीं है, हर क्लास को अच्छे से करिए, ठीक है। नोट्स बनाइए, जो बोला जाता है क्लास में उसको बिल्कुल सही से आप फॉलो करिए। क्लास एक्सरसाइज प्लस पीवाईक्यू ओनली, डू इट इज राइट। भाई प्रैक्टिस एक्सरसाइज क्यों नहीं करते हो, करो इसको होशियार, ये भी करना है, आपके लिए ही है। फिजिकल नोट्स में आपके नोट्स हैं क्या? ठीक है, नहीं है बेटा, मेरे नोट्स पब्लिक में नहीं है अभी मार्केट में। सो लॉन्च किया था एक बार हमने अरिथमेटिक के क्लास नोट्स, बट अभी डिसकंटिन्यू कर दिया उसको, क्योंकि जब से सिलेबस थोड़ा बदला है, मैथ्स का वेटेज थोड़ा कम हुआ है, तो उसको कंसाइज करने की नीड थी। बाद में लॉन्च करेंगे फिर से, ठीक है। तो आपको क्लास से नोट्स बनाने चाहिए, खुद के नोट्स बनाओ छोटे छोटे और उसी को फॉलो करो। इंग्लिश कैसे पढ़ते थे? देखिए, इंग्लिश के लिए मैं अभी गाइड नहीं कर पाऊंगा आपको सरिता जी, आप इंग्लिश के टीचर से बात करिए, वो ज्यादा बेहतर बताएंगे आपको, ठीक है। डॉली करें सर थैंक यू, नंबर सिस्टम के बाद आपने टाइम दे दिया तो पीवाईक्यू लगा लिए थे। थैंक यू डॉली जी, अच्छे से जो गैप मिले आप उसका बढ़िया से इस्तेमाल करें। यस, सौरभ जी कह रहे हैं बुक अनअकैडमी स्टोर से लेना है। अनअकैडमी स्टोर मतलब वो स्टोर, फिजिकल स्टोर पे नहीं जाना किसी, अनअकैडमी की साइट पे ही अनअकैडमी स्टोर है, ऑनलाइन उसके लिए आप परचेजिंग कर सकते हैं। आप किसी भी मेरे यूट्यूब वीडियो में चले जाओ, अभी जो रिसेंट में क्लासेस हैं उसके डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है लिंक कहाँ से खरीदना है, ठीक है। ऑलराइट, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, ख्याल रखिए अपना, बाकी कल मुलाकात करेंगे और कल ही बात करेंगे। खुश रहिए, थैंक यू। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।